हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र अटल और आप देख रहे हैं प्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति, उसमें से एक टॉपिक ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र और विक्षेपक क्षेत्र की भांति कैसे व्यवहार करता है। तो इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है विद्युत क्षेत्र। तो हम विद्युत क्षेत्र जानते हैं कि एक चार्ज हो, उस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे उस चार्ज का इफेक्ट रहता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाती है। अब उसी विद्युत क्षेत्र में कोई पार्टिकल जाए और वो पार्टिकल जो है विद्युत क्षेत्र के कारण विक्षेपित हो जाती है, और ये जो पार्टिकल्स है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गमन करती है। इसी को हम विद्युत क्षेत्र का विक्षेपक क्षेत्र की भांति में व्यवहार करना कहते हैं। तो इसके लिए हम आज एक डेरिवेशन निकालेंगे। अब मान लीजिए कि m द्रव्यमान और q आवेश से एक आवेशित कण प्रारंभिक वेग v से x डायरेक्शन में गतिमान है, और जब इस पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगता तो ये पॉइंट O पे हमको इस पर्दे पे प्राप्त होती है। परंतु जब हम इसको दो प्लेटों के मध्य से गुजारे जहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हुई है, और वहाँ पे हमने एक को प्लस चार्ज और एक को माइनस चार्ज वाली जो प्लेट लिए हैं और विभवांतर V लगाकर हमने वहाँ पे विद्युत क्षेत्र निर्मित की है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो y एक्सिस की दिशा में है। तो जो कण है वो सीधी न जाकर थोड़ी सी मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है, और इसका जो पथ है वो सरल रेखा न प्राप्त होकर हमको एक परवलय के फॉर्म में प्राप्त होती है, और ये पॉइंट हमको पी पे हम इसका प्रतिबिंब मिलता है। साथ ही प्लेट की लंबाई को हमने स्मॉल एल मानी है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को डी मानी है, प्लेट के अंतिम सिरे जहाँ पे विद्युत क्षेत्र लग रहा है उससे उस पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल एल मानी है। तो जो कण पे लगने वाला जो बल हो जाएगा वो होगा विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। ये कैसे होगा? तो देखिए भाई, हम एक फॉर्मूला जानते हैं F डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू E, यानी कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हमने ये निकाली है। तो देखिए ये जो बल है उसको ध्यान दीजिए, और हम एक और चीज़ जानते हैं कि जब ये एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेट होने पर जो एक फॉर्मूला होती है फोर्स की वो बताती है कि एक्सेलरेशन इनटू मास, ये भी एक फोर्स होती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइड बाई M, और हमने जो है F की वैल्यू निकाली है यहाँ से, देखिए QE, तो QE हो जाएगी डिवाइड बाई M। इस प्रकार से हमको मिलेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। बात करते हैं हम उस कण के लिए त्वरण की। तो इस प्रकार से देखिए, ये x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन, और x डायरेक्शन में त्वरण को ax और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हम क्या माने, ay माने। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में लग रही है उसका मान हमने निकाला है ये। साथ ही साथ जो x डायरेक्शन में होगी वो हमको त्वरण की वैल्यू हमको 0 मिलेगी। तो देखिए x डायरेक्शन में बात करें, चलिए x दिशा में कण का जो त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा 0। साथ ही साथ t समय पर चली गई दूरी जो कि x डायरेक्शन में होगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू वी टी। ये हमने कैसे निकाला? तो देखिए हम जानते हैं वेग के फॉर्मूला से जो कण गतिमान है उसका कोई ना कोई एक वेग होगा। तो वेग v इज इक्वल टू जानते हैं x डिवाइड बाई टी। ठीक, इस प्रकार से ये x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हुई एक्स डायरेक्शन की। अब बात करते हैं y दिशा की। तो y दिशा में
कण का त्वरण, कण का त्वरण हो जाएगा QE डिवाइड बाई M, जो कि हमने निकाली है विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब चली गई दूरी y इज इक्वल टू हो जाएगा ये ut प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर फॉर्मूला यदि हम यूज़ करें तो प्रारंभ में जो ये y डायरेक्शन में जो वेग है वो ज़ीरो था, क्योंकि उस टाइम उस पर कोई बल नहीं लगा, विस्थापित नहीं हुई। प्रारंभ में जब बात की, ये चित्र में देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये विस्थापित होने से पहले इसकी जो y डायरेक्शन में जो वेग थी वो ज़ीरो थी, बट विस्थापन के पश्चात हमको वेग मिली, तो प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा ज़ीरो। तो ये मिल जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। हमने a की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है भाई, ये 1/2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी QE डिवाइड बाई M इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये वैल्यू मिलेगा चली गई दूरी y डायरेक्शन में। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें से देखिए टी की वैल्यू निकाल कर हम यहाँ रख सकते हैं। तो टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमको मिलेगा x डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू टी। अब इस टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें तो टी का मान रखने पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 QE डिवाइड बाई M इंटू एक्स डिवाइड बाई वी का होल स्क्वायर। क्योंकि जो कण था वो केवल और केवल y डायरेक्शन में न गति करके x डायरेक्शन के लिए था, अतएव हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें तो ये हमको मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर डिवाइड बाई QE इंटू हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ से ये जो x स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस y के। जब हम यहाँ से 2mv स्क्वायर डिवाइड बाई QE को एक कांस्टेंट माने तो, ठीक है, जो कि ये जो इक्वेशन है ये है वो एक परवलय का इक्वेशन है, और एक समान अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो मार्ग है वो हमको परवलयाकार मिला, जैसे कि हमने इस चित्र में देखा था कि ये कण सीधा न जाकर एक परवलयाकार मार्ग में गमन की थी। कि जो कण है उसका एक्चुअल में विस्थापन कितना हुआ, तो चित्र से देखिएगा कि जो कण है उसको जाना था इस पॉइंट ओ पे न जाकर ये पीच पर चली गई। सो यहाँ पे देखिए जो y दिशा में जो है, जिसको हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, कण का जो प्रारंभिक वेग vy था वो ज़ीरो था, और t टाइम पश्चात उसको l दूरी तय करने में जो लगा टाइम t है तो हमको मिला l/v। ठीक है, अब बात करें इसके लिए अंतिम वेग की, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कण का अंतिम वेग, तो v इज इक्वल टू हम जानते हैं u प्लस AT होती है। तो इस फॉर्मूला का यदि हम यूज़ करें तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन था QE डिवाइड बाई M। उसी प्रकार से टाइम को हमने निकाला है अभी यहाँ से कि L/v होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, y डायरेक्शन में कण का अंतिम वेग मिल गया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र से इसकी दिशा में जो कण का विक्षेप निकालिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी कि y डायरेक्शन में कण का विक्षेप, जिसको मान लेते हैं हम y1, तो विक्षेप यानी कि दूरी, तो दूरी का हम फॉर्मूला जानते हैं, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इस फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है तो ये वाला टर्म हमको 0 मिलेगा, बचेगा ये, यानी कि y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और एक्सेलरेशन हमने निकाली है QE डिवाइड बाई M, और टाइम है L डिवाइड बाई V, तो इनका स्क्वायर। इस प्रकार से हमको जो y डायरेक्शन में या विद्युत क्षेत्र की दिशा में कण का विक्षेप निकल जाएगा। क्योंकि कण विस्थापित हुई है या विक्षेपित हुई, अतएव जो विद्युत क्षेत्र की जो अंतिम सिरा है उनकी दिशा में और कण के गति की प्रारंभिक दिशा में हमको एक एंगल मिलेगा। जैसे कि इस चित्र में देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा और
ये प्रारंभिक गति की दिशा, इनके बीच एक एंगल बन रहा है, ये एंगल को मान लेते हैं थीटा है। तो ये जो थीटा की भी वैल्यू कुछ फाइंड आउट की जा सकती है। सो देखिएगा आगे, विद्युत क्षेत्र के कारण कण का कोणीय विस्थापन या कोणीय विक्षेपण वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v y डायरेक्शन में विस्थापन डिवाइड बाई x दिशा में विस्थापन। तो ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए वी वाई की वैल्यू हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं क्यू ई एल डिवाइड बाई एम वी, और इसकी v की वैल्यू भी रख दीजिए, तो ये v इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब जो विद्युत क्षेत्र के बाहर सीधी रेखा में गति के कारण जो पर्दे पर एक अतिरिक्त विक्षेप मिलेगा, जिसको हमने चित्र में y2 यानी कि ये y2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा L tan थीटा, जो कि आएगी फॉर्मूला tan थीटा के y2 डिवाइड बाई एल, यानी कि लंब डिवाइड बाई का आधार, इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली है, उसको रखें तो ये हो जाएगा L इंटू क्यू ई एल डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो कुल विक्षेप जो कि हमको मिला है पर्दे पर, तो ये हो जाएगा ओ से पी तक के बीच की दूरी, हमने तो y1 प्लस y2, ठीक है, दोनों y1 और ये y1 और y2 को जोड़ देंगे तो हमको ओवरऑल मिल जाएगा। सो देखिए y1 की वैल्यू हम निकाले हैं 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू निकाले हैं एल इंटू क्यू ई एल डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आउट की जा सकती है, तो वो चीज़ें क्या क्या है, देखिए सब में कॉमन है क्यू ई डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर कॉमन आउट, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2 प्लस यहाँ से बचेगा एल इंटू कैपिटल एल। ठीक है, निर्भरता की बात करें तो पहली चीज़ कब डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई जाती है वैसे वैसे हमको जो विक्षेप का मान भी अधिक प्राप्त होगा। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एल स्क्वायर क्या है भाई, तो एल जो है उस प्लेट के बीच की दूरी है, तो प्लेट की दूरी मतलब इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी उतनी ही हमको विक्षेप अधिक प्राप्त होगा। तीसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है एल, पर्दे की जो है उस विद्युत क्षेत्र से दूरी, यानी कि चित्र में देखिए इस प्रकार से, यदि ये जो पर्दा है वो हमको यहाँ पे मिलता तो हमको विक्षेप कम मिलता, ठीक है, और इंटेंसिटी ज़्यादा रहती। तो कोणीय विक्षेप इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ डिपेंड करता है उसके मास पे, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे जैसे कण भारी होता जाएगा वो पर्दे पे हमको कम प्राप्त होगा। ठीक है, उस मतलब भारी कणों का जो विक्षेपण है वो बहुत कम हो सकता है। विक्षेपण अधिक प्राप्त करने के लिए कण को हल्का होना चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज़ हमको डिपेंड मिलती है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। इस प्रकार से ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। धन्यवाद।